आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। गाय एक भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जैसा कि देख रहे हैं कि 2019 हो या 2014 हो या 2024 नियम बनते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ हैं चंद्र विकास जी। हम आपसे कुछ प्रश्न जानना चाहते हैं। आपने गोष्ठी की लोनी में आयोजन कर रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, लेकिन गौ विश्व मात्रा है। वेदों ने कहा है कि गाय हमारी माता है। सभी साधु संत, सभी देवता भी मानते हैं कि गाय हमारी माता है। मंथन से गौ माता ही कामधेनु जी निकली थी। लेकिन क्या आज के समय पर गाय हमारी माता रह गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात कही कि गाय प्रॉब्लम है, ऐसा आपने कहा। मैं कहूँगा कि गाय समस्त समस्याओं का समग्र समाधान है। और ये मैं अपनी थोड़ी पृष्ठभूमि देते हुए रखना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से शहर, औद्योगिक नगर बोकारो स्टील सिटी से पला बढ़ा, जहाँ मेरा भारत की संस्कृति परंपराओं से कोई बहुत ज़्यादा लेना नहीं था, घर में जो संस्कार होते हैं उनके अलावा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और जब संयोग से मैं वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 5वीं कक्षा तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की, तो एक जो उससे जो मेरा आधार बना, एक बुनियाद बनी, वो मुझे जीवन पर्यंत मेरे संस्कृति और परंपराओं से जोड़ी रखी। हालांकि उसके बाद अंग्रेजी माध्यम का जब पूरा लहर आया, उसके बाद IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग में MBA किया, फिर स्टील प्लांट में जॉब किया, फिर IIM कैलकाटा से किया, तो पूरा 25 वर्षों तक लगभग पाश्चात्य जगत से ही लेना देना था। बोलचाल की भाषा भी अंग्रेजी हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंतःकरण में ये एक आवाज़ आई कि ये जो प्रदूषण की अतिक्रमण हो रहा है, न तो शुद्ध हवा रह गई है, ना शुद्ध जल रह गया है, ना शुद्ध भोजन रह गया है, रिश्ते नाते में भी बहुत सारी जकड़न और खिंचाव आ गया है। हमारे समुदाय, ग्राम, मोहल्ले सब बिखर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये बात आती है गावो विश्वस्य मातरः, तो उसका सीधा सीधा भाव है कि आस्था का विषय तो ये है ही, पर जिनमें आस्था नहीं है उनके लिए भी अगर गाय का आप आर्थिक महत्व देखते हैं और गाय का अगर आप चिकित्सा की दृष्टि से भी, आयुर्वेद की दृष्टि से भी महत्व देखते हैं, तो एक तर्क के आधार पे भी आप इस कंक्लूजन तक, इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि गाय समस्त जीव जंतुओं की माता है। पृथ्वी रूपी गाय को ही ग्रीक भाषा में भी गैया कहा गया, GAIA जो शब्द है, जिसके ऊपर जेम्स लवलॉक की गाइया हाइपोथेसिस है, जिसको कहते हैं कि धरती एक लिविंग बीइंग है। और जब आप गाय के देखते हैं कि गाय के बछड़ा को आप उठाते हैं गोद में, जो वात्सल्य, जो गाय के दूध में जब आप ग्रहण करते हैं, तो जो आपके शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक ओज आता है, तो उस सब से मैं कई बार थक के गौशाला पहुंचा हूँ और वहाँ पे विश्राम किया, थोड़ी देर में सारी थकान दूर हो गई। तो इन अनुभवों के आधार पे मैंने माना कि गावो विश्वस्य मातरः जो कथन वेदों का है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूत है। जी चंद्र विकास जी, हमारे पास प्रश्नों की बहुत लंबी लिस्ट है, तो हम जानना चाहते हैं गौ कृषि ऋषि के भारतीय परंपरा से विकसित भारत का सपना है, जो आपकी पूरी टीम का स्वागत है हमारे चैनल पे। और सभी दर्शकों से चाहूँगी कि इनको जरूर सुने और इनके आश्रम पे जाएं, इनकी गौशाला को देखें। पहला सवाल यह है कि 20% भूमि गोचर एवं अरण्य के लिए आरक्षित, क्या ये संभव है? तो आपने जब टीम का जिक्र किया तो मैं ये बता दूं कि मैं गोविंद धाम गौ संवर्धन केंद्र का वैश्विक संयोजक हूँ। और हम लोग गावो विश्वस्य मातरः का मतलब पूरे विश्व भर में जो बोस इंडिकस है और जो इसकी अन्य प्रजातियां बनी हैं, जब ये कोल्डर क्लाइमेट में गई, तो उन सब के संरक्षण और समस्त जीव जंतुओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं। तो जब आपने बात की कि गोचर भूमि जो 20% की बात है, वो हमारी परंपरा रही है। और परंपरा ये थी कि 12 साल में जो 20% गोचर भूमि होती थी उसकी अदला बदली की जाती थी, और उसमें गौमूत्र और गोबर गिरने से वो इतना उर्वरक हो जाता था कि उसमें मिट्टी में केचुए मिट्टी चुनखड़ी खाते हुए 15-20 फीट से इतने मिनरल्स फिक्स करते थे, जो बायो एक्टिव मिनरल्स हम कहते हैं। तो इसलिए फिर से अगर हम चाहते हैं कि कृषि की पैदावार भी बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि गाय का गोबर से और सारे उत्पाद बन सके, बहुत सारे उपयोगी जो
कीटनाशक और बहुत सारे जहरीले केमिकल को रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें फिर से पंचगव्य और गौवंश को तेज़ी से बढ़ाना होगा। ये बहुत आवश्यक हो गया है। तो ये जो 20% का है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये लक्ष्य अवश्य पूरा हो। तो पंचगव्य गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, मक्खन, घी के साथ गौवंश का उचित मूल्य एवं विनियामक हो। हाँ। तो दूध दही का तो अभी चल ही रहा है, हाँ। तो गोबर और गौमूत्र का कैसे करवाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम हर चीज़ की कीमत लगाते हैं। हम बात करते हैं कि 5 रुपये का कुछ वेफर होता है जो मतलब 30 रुपये में बिकता है, बिल्कुल। है ना। बहुत सारे ऐसे खाद्य, जबकि गोबर, जिसको गोबर धन कहा है, जिसमें लक्ष्मी का वास कहा है, हमने एक बहुत भारी भूल की है कि उसको एक कमोडिटी प्राइसिंग में उसका मूल्य मूल्यांकन नहीं किया है। और मूल्य मूल्यांकन नहीं करने से वो उसका पूरा अंडर यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम 10 रुपये किलो गोबर की कीमत तय कर दें और उसकी गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए लैबोरेटरीज लगा दें, इसी तरह से गौमूत्र में करें, तो वो सिर्फ 10 रुपये किलो, 10 रुपये लीटर, तो मैं शुरुआती मूल्य कह रहा हूँ, हो सकता है गौमूत्र 100 रुपये लीटर के बराबर हो आज के रिलेटिव प्राइसिंग में, जो अन्य वस्तुओं की जो प्राइस मूल्य है उसके आधार पे गोबर का मूल्य 50 रुपये किलो हो। तो ये हमें बहुत, इसी तरह से गोवंश, हम कहते हैं कि गाय के लिए चूंकि चरागाह नहीं है, तो जब वो खेत खा लेती है तो किसान उसको आवारा पशु कहने लगता है, जो बहुत हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे ऊपर एक कलंक है। तो यदि हम चरागाह की व्यवस्था कर दें तो गोवंश अगर मजबूत नंदी तैयार होगा। पहले प्रथा थी कि हर गांव पे मंदिर के साथ एक नंदी होता था, नहीं तो उस गांव में लड़की की ब्याह नहीं की जाती थी। इतना मतलब हमारा अनुशासन रहा है। तो इसलिए मूल्य मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। तभी गाय अगर दूध नहीं भी दे रही है और उसको जबरदस्ती गर्भाधान नहीं कराया जाएगा, जो भी बलात्पूर्वक कराया जाता है, चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से या, तो एक प्राकृतिक स्वाभाविक तौर से जब गाय प्रसाद के रूप में बछड़े को पूरा दुग्धपान कराने के बाद जो दूध देती है, वही दूध अमृत तुल्य होता है। और उसी गाय का जो गौचर और अरण्य में 5 से 10 किलोमीटर जो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्दी है। तो ये दोनों बातें बहुत आवश्यक हैं। बहुत ही अच्छा है कि आपका ये हो, लेकिन पूरे भारत में गाय कटनी कहीं नहीं रुकी है। कई संस्था ऐसी आई हैं, संगठन आए गाय को रोकने के लिए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए। लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले गाजियाबाद में 20-20 टन ट्रकों में गौ मांस पकड़े गए हैं। लेकिन आपका ये जो प्रश्न है हमारे पास है, गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी एवं कड़ी सजा का प्रावधान, क्या ये संभव हो पाएगा और किस तरह से ये संभव होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी पृष्ठभूमि है, मेरी पृष्ठभूमि एक सामान्य सिर्फ आस्थावश गौ रक्षक, गौ प्रेमी की नहीं है। मैं इसको तर्क और विज्ञान और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी देख रहा हूँ। तो उस दृष्टि से अगर गोबर गौमूत्र का सही मूल्य लग जाता है तो गाय जितना का चारा खाती है, या अगर आप उसके लिए चरागाह उपलब्ध करा देते हैं, तो वो आप पे कभी भी आर्थिक बोझ नहीं बनेगी। सबसे पहले ये तय करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक गौ हत्या पे पूर्ण पाबंदी की बात है, आपको ज्ञात होगा कि अमेरिका में अश्व हत्या पे पाबंदी है। श्रेयांशी, मैं आपसे एक बात चिन्हित करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया में दूर दूर तक इस बात को फैलाएं, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। 2007 में, यानी कि आज से 18 साल लगभग पहले, संयुक्त राष्ट्र के अंदर महासभा में एक घोषणा पत्र पे यूनानिमसली, सर्वसम्मति से वो तय हुआ था, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन फॉर राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार पत्र। तो अगर हम ये समझें कि हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ हैं, लंबे समय से हिंदुस्तान है, सभी अन्य संस्कृतियों में भी, सभ्यताओं में भी इसका पूरा जिक्र है। तो अगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं और उसमें कोई किसी को भेद नहीं हो, क्योंकि आर्यन इन्वेजन थियरी को भी जबरदस्ती मतलब इम्पोज किया गया था, वो भी खंडित हो चुका है। तो अब हमारे पास सीधी सी बात है कि गौ हत्या पे पाबंदी के लिए उसमें एक अनुच्छेद है उस घोषणा पत्र में, जो ये कहता है कि आपकी जैविक संपदा के संरक्षण संवर्धन का आपको पूरा अधिकार है। वो यहाँ तक कहता है कि यदि राष्ट्र राज्य जो है वो यदि उसमें सक्षम नहीं है, तो आप एक नए राष्ट्र की भी घोषणा कर सकते हैं। पर हम उस बात पे नहीं जा रहे। हम सरकार से यही आह्वान करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी, और ये सिर्फ 3-4 दिन में हो सकता है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है, आपको कोई और
कार्रवाई नहीं करनी है, आपको गौ हत्या पे कड़ी सजा कर सुझाते हुए पूर्ण पाबंदी लगा देनी है। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के योगी जी दोनों गौ भक्त हैं, लेकिन अभी तक पाबंदी नहीं लग पाई है गौ हत्या पर। क्योंकि उनके सलाहकारों ने सही तरह से इस बात को, जो मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं, मैं दोहराता हूं, संयुक्त राष्ट्र मूल निवासी अधिकार घोषणा पत्र, यूनाइटेड नेशंस राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007, 18 साल हो गए। ये हमारे ब्यूरोक्रेसी की, हमारे मीडिया की, हमारे बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी भूल है कि वो इसको फिर से पढ़ें। ये इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपकी जैविक संपदा, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, आपकी न्यायिक व्यवस्था, आपकी शिक्षा व्यवस्था पारंपरिक तौर पे जो है उसको संरक्षित संवर्धित करने का अधिकार है। बहुत ताजुब की बात है कि हमने अल्पमतों को तो दिया है, लेकिन जो बहुमत हैं वही अपने अधिकार से वंचित हैं, क्योंकि न तो मंदिर के साथ कोई गुरुकुल है, न गांव पे गौचर भूमि है, न गौशाला है, न गंगा की सफाई है। तो जो ग्राम, गुरुकुल, गंगा, गीता, गौशाला, ये जो बातें बताई जाती हैं कि जो हमारा सनातन संस्कृति का मुख्य आधार है, और इसके लिए जो हमारा अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, गांव का, नगर का, जल जंगल जमीन जन जानवर, और जो स्वदेशी अधिकार के लिए, मूल निवासी अधिकार के लिए भी महत्वपूर्ण है कि भजन, भोजन, भाषा, भूषा, भवन, ये होने चाहिए पूर्णतः स्वदेशी। तभी आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। तो यदि हम विकसित भारत चाहते हैं, उसका सपना संजोते हैं, तो 2047 तक हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो आप ये पूछ रहे हैं, ये अगर हम कर लेते हैं तो 30 महीने के अंदर, हम एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि 30 महीने के अंदर 2027 तक ही भारत विकसित कहलाएगा अपनी नज़रों में और विश्व की नज़रों में। अच्छा, हमारे पास चौथा सवाल ये है, गौ संरक्षण एवं संवर्धन मंत्रालय का गठन। देखिए, ये तो पूरी बात आ गई कि उसका विषय हमने कर लिया कि पंचगव्य एवं गौवंश का मूल्य निर्धारण हो उचित, गौचर भूमि निहित की जाए 20% से 40% सुदूर क्षेत्रों में। तीसरा हमने कहा कि गौ हत्या पे पूर्ण पाबंदी लगाई जाए, और अन्य बिंदु जो हैं जो इसको करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, तो नीति निर्धारण की बात हो गई, उसके लिए गौ मंत्रालय का गठन गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, तो आपने ये गाय से हटकर एक सवाल भी हमारे पास है, वायु प्रदूषण आपातकालीन की घोषणा एवं इसे अक्टूबर 2024 तक और दिल्ली का चुनाव स्थगित कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों? देखिए, ये सारी ताना बुना एक जुड़ा हुआ है। अभी दिल्ली राजधानी है, लेकिन अनावश्यक तौर से अभी वायु प्रदूषण जो हर व्यक्ति सांस में जहर ले रहा है, तो हम ये तो नहीं कह रहे, जो कुछ लोग कह देते हैं कि भाई गाय ऑक्सीजन छोड़ती है। नहीं, गाय भी ऑक्सीजन ही सांस लेती है और कार्बोहाइड्रेट ही छोड़ती है। लेकिन जब आप गोबर गोमूत्र की बात करते हैं तो उससे जो हरियाली बढ़ती है, उससे जो प्राकृतिक तौर पे, तो वो पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो गाय ऑक्सीजन नहीं छोड़ती, लेकिन गाय जो गोबर गोमूत्र का त्याग करती है, उससे जो भूमि का उर्वरा क्षमता बढ़ता है, उससे ऑक्सीजन जनरेट होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्यों वायु प्रदूषण का जो मामला है वो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें मोटर गाड़ियों की जो संख्या बढ़ रही है, जिसको हम गार्बेज डंप कहते हैं, आप चल के देखिए, अब पीक आवर की भी बात नहीं है, किसी भी समय आप निकल जाइए, हर तरफ ट्रैफिक जैम है। तो लोगों के पास न तो समय है, न तो पूंजी बच रहा है, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, और इस वजह से वो घर पे जो गाय पालने की प्रथा थी और जो स्त्री धन के रूप में लड़की को गाय दी जाती थी, वहाँ मोटर गाड़ी दी जा रही है। तो ये दैवी संस्कृति की का परिचय नहीं है, ये आसुरी संस्कृति का परिचय है। तो हम कहते हैं कि सनातन संस्कृति हम चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा और हमें ये सुधार त्वरित गति से करना होगा। अच्छा, सार्वजनिक अवकाश वर्ष का प्रावधान, इसका आप कैसे लागू कर पाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हालांकि इसको लोगों को थोड़ा गहराई में समझना होगा। सार्वजनिक अवकाश वर्ष यानी यूनिवर्सल गैप ईयर, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी जड़ों से बहुत ज़्यादा कट गए हैं और भटक गए हैं, और न तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, समृद्धि, बेरोजगारी वगैरह इतनी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, स्टंटिंग, वेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी पे तो हमने थोड़ा अंकुश लिया है, लेकिन महिलाओं का स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा, वो सब पे बहुत असर पड़ा है।
तो जो मुख्य बात है कि जब गौ संरक्षण एवं संवर्धन होगा, उसके लिए हमें जो स्कूली जो ट्रेडमिल है, जो हम एक तरह से ढर्रे पे चल रहे हैं, भेड़ चाल पे चल रहे हैं, उससे हटने के लिए एक सार्वजनिक अवकाश वर्ष में समुदाय जो है स्थानीय, वो तय करेगा कि व्यक्ति को क्या कार्य करना है। तो सुझाव ये है कि 10वीं कक्षा के बाद, 10वीं कक्षा तक जो नियमित है वो चलता रहेगा। 10वीं कक्षा के बाद पहले वर्ष आगे जो भी जो गौ संरक्षण संवर्धन से गुजरे हुए नहीं है, जो आवश्यक कार्य एसेंशियल्स नहीं है, उन गतिविधियों को रोक के पौधारोपण, नदी की सफाई, प्लास्टिक कचरे को पूरा इकट्ठा कर लेना, जो वाटर फ्लश टॉयलेट है, ये बहुत ही बड़ी विसंगति है। आजकल सेंसर टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ ऐसा डेवलप हो गया है कि यूरिन डाइवर्टिंग बायोडिग्रेडेबल इंडियन टॉयलेट, जो अन्यथा यूरिन डाइवर्टिंग ड्राई टॉयलेट कहलाता है, उसको हमने इंडियन टॉयलेट भी कर दिया क्योंकि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सबसे अच्छा है। उसका हमने एक डिज़ाइन तैयार किया है। तो अगर हर कोमोड को रिप्लेस करना, चाहे वो वाटर फ्लश इंडियन कोमोड हो या वेस्टर्न कोमोड हो, तो इस सब में पूरी आबादी को, पूरे भारत के जनमानस को लगना होगा। उसके लिए ये सार्वजनिक अवकाश वर्ष, जिसमें हम सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ेंगे, आध्यात्मिक विकास भी होगा, क्योंकि बेडरूम के अटैच जो टॉयलेट होता है उससे आपका आध्यात्मिक विकास रुकता है। हम जिस तरह से ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं, संस्कृति के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। बिल्कुल। गीत, संगीत, नृत्य, कल खेल कूद वगैरह के लिए समय, तो वो सब समय निकलेगा इस अवकाश वर्ष में। ये एक तरह का द ग्रेट रिसेट होगा। विकास जी, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, हम उससे आपसे बताना चाहते हैं कि मंदिर गुरुकुल एवं अर्थव्यवस्था केंद्र के रूप में स्थापित होना चाहिए। देखिए, आज हम मल्टीप्लेक्स की बात करते हैं तो वहाँ एक मूवी थिएटर होता है, एक फूड कोर्ट होता है, बहुत सारे शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, वो आर्केड होता है। पर मंदिर अपने आप में एक मल्टीप्लेक्स स्ट्रक्चर था, जो सिर्फ पूजा स्थल के रूप में नहीं था, बल्कि वो गुरुकुल भी उसके साथ था। जैसे हम देखते हैं कि अन्य संस्कृतियों में मस्जिद के साथ मदरसा होता है, चर्च के साथ स्कूल होता है, लेकिन हम चर्च के स्कूल को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन खुद को हिंदू कहते हुए मंदिर के साथ गुरुकुल को हमने कहीं ना कहीं पिछड़ापन या किसी भी अन्य कारण से अव्यवहारिक बता दिया। तो मंदिर के साथ गुरुकुल होना चाहिए, सांस्कृतिक स्थल होता है मंदिर। और इसके साथ साथ खेलकूद, पारंपरिक खेलकूद को के लिए पूरा उसका स्टेडियम और सभी व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पे। इसी तरह से वहाँ पे जलपान गृह होता है। तो पूरी एक कॉम्प्लेक्स होती है जहाँ आप सांस्कृतिक अपने जड़ों से जुड़ते हैं और पूरा दिन बिता सकते हैं एक आनंद में, और एक मनोरंजन भी होता है, और उसके साथ साथ चित्त भी शुद्ध होता है, शांति मिलती है। और हम अपने जो हम कहते हैं कि कुछ संस्कृतियों में नमाज पढ़ा जाता है दिन में 5 बार, तो मस्जिद में जाते हैं। उसी तरह से मंदिर में जो मिलने की प्रथा थी वो सिर्फ पूजा कार्य के लिए नहीं था, वो सभी इन गतिविधियों को समाये हुए था अपने आप में। तो क्या ये हमारा कहना है कि मंदिर के साथ गौशाला भी था, नंदी भी था। तो क्या इन सब चीजों को वापस लाने के लिए आप केंद्र सरकार से मांग रखते हैं? देखिए, हम मांग नहीं रख रहे, हम तो स्पष्ट ये आह्वान कर रहे हैं कि यदि आप विकसित भारत, आप सरकार भी कह रही है, तो हम तो सरकार की मदद कर रहे हैं। और सरकार अगर हमारी बात को समझती है और इसको क्रियान्वित करने के लिए एक संगोष्ठियां बुलाई जाती हैं और एक नेशनल लेवल पे कैंपेन बुलाया जाता है, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमें 2047 तक विकसित भारत के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, बिखर जाएंगी। हमें 30 महीने का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करना है, जिसके अंतर्गत हम एक सेटअप कर दें, और फिर बहुत सारी बातें, जैसे अब जंगल बढ़ना है, वो तो अपना समय लगेगा, नदी की सफाई करनी है, डैम की डीकमिश्निंग करनी है, उसका विकल्प लाने में समय लगेगा, लेकिन ये 3 वर्ष होगा, ये भारत को उस रास्ते में जो कोर्स करेक्शन है उस रास्ते पे खड़ा कर देगा, जहां से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं अखंड भारत टीवी के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जो ये 8 क्वेश्चन हमारे पास थे, ये माननीय राष्ट्रपति को लिखे गए हैं, जो चंद्र विकास जी के सुझाव थे। तो मैं और इसमें लोनी गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का बहुत बड़ा सहयोग है, जो देश के एक प्रसिद्ध और बहुत ही मजबूत विधायक हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी, और हमारी पूरी गोविंद धाम योद्धा परिवार
के लाखों सदस्य जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं और पूरे विश्व में प्रवासी भारतीय समाज में फैले हुए हैं, उन सब की तरफ से हम ये आह्वान कर रहे हैं कि भारत सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए। भारत में सनातनियों की कमी नहीं है, अभी ये देखा जा रहा है महाकुंभ से। इससे तो पता चल रहा है कि भारत में सनातनी कम नहीं है, गाय माता को चाहने वाले कम नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने वक्तव्यों से उन लोगों को एक ऐसा मैसेज दें ताकि उनको हृदय को छू जाए और वो भी अपनी गौ माँ को पहचाने और फिर से एक बार भारत गौ विश्व मात्रा बने। श्रेयांशी, मैं बहुत सरल शब्दों में कहना चाहूँगा कि हिंदी में कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो जो भी सनातन के मार्ग से भटक गया है और उसे भ्रम हो गया है कि वो स्वयंभू एक मतांतर को खड़ा कर सकता है और सनातन की वटवृक्ष से वो शाखा कट गई है, वो सब कहीं ना कहीं जब उनकी चेतना जागृत होती है तो वो सनातन के मार्ग पे ही आते हैं, क्योंकि जैसे सभी नदियां महासागर में ही मिलती हैं तो सबका संगम सनातन ही है। और गावो विश्वस्व मात्रा कहा है, सिर्फ गावो भारत मात्रा या गावो दिल्ली मात्रा नहीं कहा है। तो गाय के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर राष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की माता है और इसमें सभी जीव जंतुओं का भाव है और एक मानवीय दृष्टि है, एक जिसको हम धार्मिक दृष्टि भी कहते हैं। अखंड भारत टीवी को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, मेरा नमस्कार। तो अभी आप हमारे साथ जुड़ चुके थे चंद्र विकास जी, जो ITI खड़गपुर से थे, और अभी इनका जो विचार है गाय को लेकर है पूरे देश में। इन्होंने राष्ट्रपति जी को, क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर जी को, बहुत सारे लोगों को ये मिलाकर, जहां हम लोनी इको विलेज ला रहे हैं, जहां हमारा गौशाला है भी वर्तमान, तो उसी में आप देख सकते हैं इन्होंने अपने विचारों को यहाँ पे रखा है। अखंड भारत टीवी के माध्यम से हम पूरे दर्शकों को दिखाते रहेंगे और इनके साथ जुड़ते रहेंगे और इनके पूरे गौशालाओं को भी हम आपके पास लाएंगे और आपको दिखाएंगे। इसी के साथ देखते रहे अखंड भारत टीवी। धन्यवाद।